नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 56 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में अगेन हम एपिसोड नंबर 56 के सवालों को लेने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सवाल रह गए थे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल, आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और राजा जी मुझसे कहते हैं कि डियर सर, कुंभ लग्न में बुध अष्टम भाव में हो, शनि के साथ हो और बुध की डिग्री 13 और शनि की डिग्री 26 है, तो क्या विपरीत राजयोग होगा? राजा जी के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था विपरीत राजयोग इस नाम से। उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि विपरीत राजयोग की दूसरी शर्त यह है कि लग्नेश अच्छा हो। जैसा कि आप राजा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि शनि बुध के साथ अष्टम भाव में है। मैं हमेशा कहता हूँ लग्नेश का अष्टम भाव में आना खराब होता है। कुंभ लग्न की कुंडली के स्वामी जो है लग्नेश जो है वो शनि है। तो चूंकि यहाँ पर लग्नेश ही खराब हो गए, अष्टम भाव में आकर के बैठ गए, तो दूसरी शर्त तो फॉलो हुई नहीं। तो ये जो है विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। प्रदीप परमार जी मुझसे कहते हैं सर, राहु लग्नेश के साथ हो और राहु की दृष्टि 8वें भाव में हो और राहु की डिग्री 4 है, तो क्या दीर्घायु योग बनेगा? अस्त शनि की दृष्टि भी 11वें हाउस से 8वें भाव पे है। ठीक है, देखिए प्रदीप जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। किसी भी ग्रह का बल देखना भी बहुत जरूरी है। मैं ये बात शुरू से, जब से मैंने चैनल बनाया तब से कहते आ रहा हूं कि बल भी देखिए, बल भी देखिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि यदि बल नहीं है और वो अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कोई दीर्घायु योग नहीं बन पाएगा। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, चूंकि शनि और राहु दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मध्यायु से थोड़ा ज्यादा तो ये आयु का योग बनेगा। हालांकि अभी और कुंडली देखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी इंसान कम से कम मध्यायु से ज्यादा होगा, ये बात मैं कह सकता हूं। चूंकि बल नहीं है तो यहाँ पर सही बात है, दीर्घायु योग नहीं कहा जा सकता। केवल इतनी कंडीशंस को देख करके जो सिर्फ आपने मुझे दी है, पहली बात। दूसरी बात, शनिदेव यदि अस्त है तो आप इनके बल को बढ़ा सकते हैं, इन्हें आप पावर भी दे सकते हैं, जिससे कि वो आयु पर दृष्टि डालेंगे, जिससे हो सकता है कि कहीं अचानक से या फिर कहीं दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं, वो बनने नहीं देंगे शनिदेव। सोनिया यादव जी मुझसे कहती है तुला लग्न में मंगल 2nd हाउस में हो, जो कि उनकी खुद की राशि है, और उसमें आकर के बैठे हैं, तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा क्या? सोनिया जी, मैंने मांगलिक दोष या मांगलिक योग इस नाम से एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कुंडली के दूसरे भाव में यदि मंगल है तो मांगलिक दोष नहीं लगता या मांगलिक योग नहीं होता। कुंडली के 12वें भाव में, पहले भाव यानी लग्न में, 4थे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में यदि यहां पर कहीं मंगल है तो मांगलिक दोष या मांगलिक योग बनता है। अंजलि रत्नोत्तर जी मुझसे कहती हैं, हेलो गौरव जी। हेलो अंजलि जी, हम पिछले जन्म में क्या थे और हमारा कर्म कैसा था ये जान सकते हैं क्या कुंडली देखकर? कौन सा डिविजनल चार्ट देखें सब जानने के लिए? अंजलि जी, टू बी ए वेरी फ्रैंक, नहीं जान सकते। जो सामान्य एस्ट्रोलॉजर हैं, सामान्य एस्ट्रोलॉजर मैं किसे कह रहा हूं? मैं उन्हें सामान्य एस्ट्रोलॉजर कह रहा हूं जो कि धन के लिए, पैसों के लिए, जो आजीविका चलाने के लिए अपनी फीस रखे हुए हैं, जिन्हें पैसों की जरूरत है, जो कि अपनी भौतिकता में रह रहे हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, जो कि पारिवारिक इच्छाओं को भी रखते हैं, ऐसे सामान्य एस्ट्रोलॉजर लगभग सभी हैं। सभी तो हैं, जिन्हें हम जानते हैं लगभग सभी हैं, जिनके यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, है ना। तो जो सामान्य एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस बात को नहीं जान सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि इतना ज्यादा गहन कोई पढ़ा नहीं सकता। तो चूंकि कोई पढ़ा नहीं सकता तो कोई सीख नहीं पाएगा। पहली बात, कौन बता सकता है? कोई सिद्ध पुरुष, कोई रियल में सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष को कैसे जाना जाएगा? सिद्ध पुरुष वो होते हैं जिन्हें कोई मोह माया नहीं होती, जिन्हें पैसों से मतलब नहीं है, जो आपको कुछ बता रहे हैं तो उसके बदले पैसे नहीं ले रहे हैं, वो सिद्ध पुरुष होते हैं, है ना। जिनको
यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, जिनको अपनी फीस रखने की ज़रूरत नहीं होती, जिनको प्रोग्राम से अपने एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्वियसली जिन्हें मोह माया की ज़रूरत नहीं है वो ये चीज़ बता सकते हैं। लेकिन सामान्य एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी आप जिन्हें जानती हैं वो ये बात नहीं बता सकते। वेरी फ्रेंकली आपसे कह रहा हूँ। हाँ, एक बात और, यदि कोई बताता है आपको, यदि कोई कहता है कि आप पिछले जन्म में ये थे, आप ये थे, और फिर वो आपसे बदले में दक्षिणा चाहता है, या फिर आपको लगता है कि यार वो व्यक्ति लालची भी है, या लालची के साथ साथ या वो व्यक्ति भौतिकता में फंसा हुआ है, आप समझ जाइए वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। सिद्ध पुरुष ही बता सकते हैं, और सिद्ध पुरुष को भौतिकता में बिल्कुल रुचि नहीं होती है। सिद्ध पुरुष को पारिवारिक जीवन में भी कोई रुचि नहीं होती, उसे सिर्फ परमात्मा में रुचि होती है। शेखर जी मुझसे कहते हैं, नमस्कार गौरव जी। नमस्कार शेखर जी। इन धनु लग्न, जुपिटर इन फर्स्ट हाउस इन लग्न कुंडली एंड 12th हाउस इन भाव चलित चार्ट, व्हाट इफेक्ट्स डू वी गेट? कैन वी वेयर द जेमस्टोन सर? शेखर जी, धनु लग्न की कुंडली में लग्न में ही यदि गुरु बैठे हैं, लग्न में ही लग्नेश बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। चाहे वो किसी भी कुंडली में कहीं भी जाकर के बैठे हों, बिल्कुल से यदि आपको लगता है कि इनकी डिग्री कम है या बलाबल में गुरु का बल कहीं कम है, तो आप इनका रत्न जरूर धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। स्मिता जी मुझसे कहती, नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी। कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बुध लग्न में आके बैठ गए तो बुध का बीज मंत्र हमेशा करना चाहिए क्या? बुध की महादशा नहीं है, राहु की चालू है। राहु तो अच्छा है कुंडली के लिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। स्मिता जी देखिए, जरूर से यदि बुध लग्न में आकर के बैठते हैं, चूंकि बुध कर्क लग्न की कुंडली में मारक ग्रह हैं, तो आप इनका बीज मंत्र हमेशा कर सकती हैं, हमेशा करना चाहिए। चूंकि आपको लगता है कि राहु की महादशा चालू है, राहु अच्छे है, तो राहु अपने अच्छे फल देंगे, लेकिन बीज मंत्र आप करती हैं तो कम से कम बुध जिनका बीज मंत्र आप कर रही हैं वो तो अच्छे फल और देने लगेंगे। विनोद सिंह जी मुझसे कहते हैं, सर जी प्रणाम। प्रणाम विनोद जी। कुंडली का कोई योगकारक ग्रह या त्रिकोण के स्वामी यदि कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाए और वे जिस भाव के स्वामी हो वह भाव रिक्त हो, तो उस भाव का बेस्ट रिजल्ट कैसे पाया जा सकता है? क्या बीज मंत्र सदा शुभकारी होता है? ठीक है, देखिए ऐसा है कि जैसे आपका एग्जांपल यहां पर लेते हैं, कुंडली के नवम भाव यानी भाग्येश जो है वो अष्टम भाव में आकर के बैठ गए और नवम भाव खाली हो गया, तो यहां पर जो भाग्य है वो खराब हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर बीज मंत्र ही एक सहारा है, और बीज मंत्र सदा शुभकारी होता है, बीज मंत्र करना ही चाहिए, ये कंपलसरी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश यहाँ पर खराब हो गए। अभी आप कह रहे हैं भाग्य स्थान के बलों को या भाग्य स्थान को कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो आप देखिए कोई अच्छे ग्रह का दृष्टि हो, किसी तरह से प्रभाव हो, तो वो भाग्य स्थान को अच्छा कर सकता है, या उसमें बल कम हो जो दृष्टि डाल रहा है, उदाहरण के तौर पर शनिदेव है, या उदाहरण के तौर पर कोई ऐसे ग्रह हैं जिनका पंचम दृष्टि होता है, 5वें भाव में बैठे हुए हैं, तो उनके पास बल नहीं है, उनका रत्न धारण कर लीजिए। तो ये देखिए कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है, यदि वो ग्रह अच्छा है तो उसे मजबूत कीजिए, और जो भी ग्रह अष्टम भाव में आकर के बैठा है उसे आप शांत कीजिए बीज मंत्रों के माध्यम से। रवि जी मुझसे कहते हैं, नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी। मेरा सवाल यह है कि लग्न कुंडली के त्रिकोण का लॉर्ड अगर 12वें भाव में प्लेस्ड होता है और 6th हाउस में भी दृष्टि करता है, तो क्या वो ग्रह मोक्ष में वृद्धि करेगा, साथ साथ ही 6वें भाव में नौकरी का फल भी देगा? इस बारे में मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए मोक्ष में वृद्धि जरूर कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव ने बुद्धि का स्वामी 12वें भाव में गया है, 12वें भाव को मोक्ष का स्थान कहता है, तो उसमें वृद्धि जरूर कर सकता है, लेकिन उसकी महादशा अंतर्दशा नौकरी में स्टेबिलिटी रखेगी, मैं ये नहीं कहूँगा, उसमें तो दिक्कत होगी। और यहाँ पर बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास ये कि नौकरी करने वाला मोक्ष की तरफ नहीं जाएगा और मोक्ष की तरफ जाने वाला नौकरी नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे। नौकरी करते करते आप मोक्ष की तरफ तो जा नहीं सकते, क्योंकि नौकरी मोह माया में आपको फंसाएगी। आपका बॉस आपको बोलेगा ये करना ही है, ये टारगेट आपका है, आपको फंसना ही पड़ेगा, और मोह माया में आप फंसेंगे तो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, और यदि मोक्ष को प्राप्त आप नहीं करेंगे तो समझ ही सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है
आपका जो सवाल का जवाब है वो यही बनता है कि नौकरी के दृष्टिकोण से ये जो प्लेसमेंट है अच्छी नहीं है, मोक्ष के दृष्टिकोण से हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब हमने सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।